दो सबसे आसान तरीके यूएसए आने के। अमेरिका को भी पैसे वाले लोग बहुत पसंद। मेरे पास 8 से 9 लाख रुपया है तो कितने फंड्स दिखाने चाहिए। 49 ईयर्स का हूँ तो क्या मेरे को स्टूडेंट वीजा। मेरा दोस्त डोंकी लगा के अमेरिका गया है। कितने लोग आज के टाइम पे यहाँ पर सिटीजन है, वो एक टाइम पे इलीगल इमिग्रेंट थे। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया थे कमाल। सर कम पैसे में यूएसए कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में बताओ। अगर किसी के पास पैसा नहीं है ज़्यादा तो क्या वो यूएसए नहीं आ सकता। एक भाई पूछ रहा है कि सर मेरी सिस्टर यूएसए सिटीज़न है, मेरी बच्ची टेक्सास में पढ़ती है और मैं 49 ईयर्स का हूँ, तो क्या मेरा स्टूडेंट वीज़ा लग सकता है। एक भाई का क्वेश्चन है कि सर मेरा दोस्त डोंकी लगा के अमेरिका आया है, तो क्या मेरे को भी ये स्टेप लेना चाहिए, क्या मैं भी ऐसे यहाँ पर आ जाऊँ। तो इन सब क्वेश्चन की करते हैं आज बात। आयो पैसे को पैसा खरीदता है और अमेरिका को भी पैसे वाले लोग बहुत पसंद है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा अमेरिका का EB-5 कैटेगरी में। इन्वेस्टमेंट करो, लोगों को जॉब दो और आप यहाँ की लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट बन जाओ। दो सबसे आसान तरीके यूएसए आने के। पहला टूरिस्ट वीज़ा, दूसरा स्टूडेंट वीज़ा। आप किसी भी कंट्री में हो तो ये दो वीज़ा सबसे आसान तरीका है अमेरिका आने का। सबसे सस्ता वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा B1 B2। इसमें आपको DS-160 फॉर्म भरना है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस देनी है जो है $185। उसको इंडियन रुपीज़ में करें तो करीब 15,350 इंडियन रुपीज़ इस टाइम जो रेट चल रहा है। अगर आप ये फ़ीस भरते हो फिर आपको जाना रहता है इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी लेकर जाते हो, जो भी कुछ आपने DS-160 में भरा है वही सेम चीज़ आपको वहाँ पर जाके अपने मुँह से बोलनी है। अगर आपसे वो इनकम पूछेंगे तो आपको इनकम बतानी है जो आपने DS-160 फॉर्म में भरी है। तो ये जो इनकम वाला स्लॉट है ना, इसमें बेसिकली आपसे वो पूछते हैं कि आप कौन हो, कितनी कमाई करते हो, क्योंकि उनको एक ही चीज़ जाननी है कि क्या अगर आप यूएसए आओगे तो क्या वापस जाओगे या नहीं। एक भाई मुझसे पूछ रहा था कि सर मेरे पास 8 से 9 लाख रुपया है तो क्या मैं इसको दिखाकर यूएसए आ सकता हूँ, इतना पैसा सफिशेंट है। तो भाई ये टूरिस्ट वीज़ा B1 B2 वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, आपकी इंटेंशन देखी जाती है कि आप अमेरिका क्या करने जा रहे हो। घूमने जा रहे हो, वापस आओगे तो आपको वीज़ा मिलेगा। इसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ज़रूर ये जानना चाहते हैं कि आपकी कितनी कमाई है, आपके कितने फंड्स हैं, ताकि आप अगर यहाँ घूमने आओ तो आप अफोर्ड भी कर सको। तो अगर आपने बोला है जैसे 8 से 9 लाख रुपए के बीच में आपके पास है, पर फिर भी आप जब उस इंटरव्यू की खिड़की के सामने जाओगे उनको बताना पड़ेगा, उनको वो इम्प्रेस करना पड़ेगा आपको कि भैया मैं घूमने जा रहा हूँ, इतने मेरे फंड्स हैं, ये मेरी कमाई है, ये मेरी जॉब है या बिजनेस है। अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो आपको वीज़ा दे देंगे, अगर नहीं हुए तो वीज़ा नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने फंड्स दिखाने चाहिए। तो भाई जितना है सब दिखा दो, घर, बिजनेस, जॉब, एनुअल इनकम, मंथली इनकम, अगर आपने स्टॉक्स में पैसा डाला है सब दिखा दो जितना हो सके। क्योंकि उस खिड़की में जब आप जाते हो इंटरव्यू की खिड़की के सामने 5 ही मिनट लेते हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते। वो उसी टाइम डिसाइड कर देते हैं कि भैया ये बंदा सही है, इसको वीज़ा दे देते हैं, ये बंदा सही नहीं लग रहा है, इसको वीज़ा नहीं देना। तो ये है उनका सारा एल्गोरिदम। इस वीज़े की सबसे अच्छी खासियत पता क्या है, वो आपसे कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे कि भाई प्रूफ दिखाओ, फंड दिखाओ, ये दिखाओ। ये सिर्फ आपने अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जाना होता है। वो अगर आपकी पर्सनैलिटी देखकर वो इम्प्रेस हो जाते हैं, आपको वीज़ा दे देते हैं, पूछते तक नहीं है डॉक्यूमेंट, पैसा कितना है, क्या है, क्योंकि वो DS-160 फॉर्म पढ़कर ही डिसाइड कर लेते हैं कि भैया ये बंदा कैसा है। और जब आप खिड़की के सामने जाते हो उस इंटरव्यू के लिए तो आपको वहीं पे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई ये जेन्युइन है या फ्रॉड है। दूसरा है स्टूडेंट वीज़ा। इसमें पैसा चाहिए भाई, क्योंकि इसमें आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं आपके अपने इंस्टीट्यूशन को कि भैया मैं अपनी पढ़ाई यहाँ पे अफोर्ड कर सकता हूँ। तो ये तो जिसके पास पैसा है अच्छा खासा बैंक में दिखाने लायक, वही बंदा लगा सकता है। बाकी अगर आप 8-9 लाख बोल रहे थे जैसे, भाई स्टूडेंट वीज़ा इतने में नहीं लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ पे कर देते हो, नहीं, ये फंड आपको दिखाने होते हैं। तो मैक्सिमम फंड जितना हो सके उतना दिखाओ। अगर आपकी कॉलेज की फ़ीस, यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम से कम भी उससे दुगनी ही दिखाओ। 30 लाख रुपए है, 60 लाख दिखाओ, जितना हो सके। तो ये बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको पैसा चाहिए रहता है। इसलिए मैंने B1 B2 को थोड़ा बताया कि ये एक वीज़ा ऐसा है
जिसमें आपको पैसे का इतना लेना देना नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा में भाई फंड्स सब कुछ होते हैं। अगला क्वेश्चन था कि सर मेरी सिस्टर यूएसए सिटीज़न है, मेरी बच्ची टेक्सास में पढ़ती है और मैं 49 ईयर्स का हूँ, तो क्या मेरे को स्टूडेंट वीज़ा मिल सकता है? तो भाई स्टूडेंट वीज़ा किसी को भी मिल सकता है जिसकी इंटेंशन जेन्यून है पढ़ने की, जिसकी इंटेंशन है कि पढ़ना है, पढ़ के वापस जाना है। ये आपको इंटरव्यू के सामने दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ लेकिन मुझे वहीं सेटल होना है, तो वीज़ा नहीं मिलता है। तो आपकी एज मैटर नहीं करती, आपको इंस्टीट्यूशन जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उससे I-20 लेना होगा। I-20 लेने के लिए फंड्स दिखाने पड़ेंगे, इंग्लिश टेस्ट दिखाना पड़ेगा, सारी रिक्वायरमेंट्स उस यूनिवर्सिटी की पूरी करनी पड़ती है, फिर आपको I-20 मिलता है। I-20 के बाद सेम DS-160 फॉर्म भरो, सर्विस फीस भरो और इंटरव्यू के लिए जाओ। जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पे जितने भी फंड्स आपने उस I-20 में दिखाए हैं वो सब के सब आपके पास प्रूफ होने चाहिए। हालांकि मांगते नहीं हैं, वो कोई भी प्रूफ आपसे मांगेंगे नहीं, लेकिन आपके पास होना चाहिए कि भाई मैं अपनी स्टडी यूएसए में अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मेरे पास है। पूछते हैं कि सर प्रूफ में क्या क्या चीज़ें दिखानी चाहिए? तो भाई प्रूफ में आपकी इनकम, अगर आप पैसा कमाते हो अपनी इनकम दिखाओ, ITR दिखाओ, जितने भी बैंक में आपका बैलेंस है, अकाउंट, जितने भी अपने फंड्स आपने शो कर रहे हैं उसकी आप पूरी की पूरी जो है स्टेटमेंट निकलवाओ, वो अपने साथ लेकर जाओ। अगर आपने स्टॉक्स में पैसा रखा है, इन्वेस्टमेंट की है, वो सब दिखाओ। अगर आपके पास घर है, कोई प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यूएशन करो, सब कुछ दिखाओ, ताकि उस ऑफिसर को ना एकदम भरोसा हो जाए कि हाँ भाई ये बंदा अफोर्ड कर सकता है अपनी पढ़ाई, क्योंकि उनका मेन यही मकसद रहता है, एक कि जेन्यून हो, दूसरा क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं यूएसए में पढ़ाई। स्टूडेंट वीज़ा की खासियत पता क्या है? इसमें आप कुछ पे नहीं करते हो पहले, आप जब यहाँ पहुँच जाओगे फिर आपको यूनिवर्सिटी फीस सब कुछ जो है हैंडल करना है, लेकिन आपको फंड्स शो करने हैं। जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है उससे पहले आपको DS-160 जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है $185 वो भरनी है और सर्विस फीस भरनी है। ये 2 फीस भर दी, आप इंटरव्यू के लिए जाओ, अपने फंड्स लेकर जाओ, स्टेटमेंट्स लेकर जाओ, प्रूफ लेकर जाओ। कुछ भी आपको ऐसा पे नहीं कर देना है कि भाई पहले ही यूनिवर्सिटी की फ़ीस भेज दी है या पूरा एकदम ख़त्म हो गया पैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मैं बोलता हूँ टूरिस्ट वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा सबसे आसान तरीके हैं यूएसए में आने के, पर इसमें आप जेन्यून होने चाहिए। मेरा दोस्त डोंकी लगा के अमेरिका गया है, तो क्या मुझे भी ऐसे आ जाना चाहिए? सर आपकी सलाह चाहिए। तो भाई देखो, डोंकी की सलाह मैं नहीं देता हूँ, आपकी लाइफ आपका डिसीजन। मैं किसी को नहीं बोलता कि आप इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आओ, बिल्कुल नहीं। आप अपने दोस्त से बात करो जो यहाँ पर आया है उस तरीके से, वो आपको बताएगा, उसके पास एक्सपीरियंस ऐसे ही, मेरे पास नहीं है भाई। इसीलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आना है स्टूडेंट वीज़ा पे आओ, टूरिस्ट वीज़ा पर आओ, पर वीज़ा लेकर आओ। दूसरे तरीके से आना है, आपकी लाइफ, आपका रिस्क और आपका पैसा। अगर मैं कंपेयर करूँ ना डोंकी को स्टूडेंट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा से, तो जो लोग डोंकी लगाते हैं भाई पहले तो बहुत ज़्यादा पैसा फेंकना पड़ता है आपको एजेंट के मुंह में, ठीक है ना, उनको देना पड़ता है। फिर आप यहाँ सिर्फ पहुँचते हो और पहुँचने के बाद जब आप क्रॉस भी कर लेते हो तो उसके बाद भी बहुत आगे वाली कहानी है जो कि आपको डील करनी है, तो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। मैंने यहाँ पे लोग ऐसे देखे हैं जो 70-70, 60-60 लाख रुपए लगा कर आए हैं, पर ऐसा नहीं कि उनको ग्रीन कार्ड मिल गया है, वो अभी उस स्टेज से सिर्फ बाहर निकले हैं। आपको कभी डिटेंशन सेंटर में आपके बयान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद आपको जो है आपकी असली ज़िंदगी यहाँ शुरू होती है, जिसमें भी पक्का नहीं है कि आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा ही मिलेगा। फिर भी ये बात सच है, जितने लोग आज के टाइम पे यहाँ पर सिटीज़न हैं वो एक टाइम पे इलीगल इमिग्रेंट थे। मैं स्टूडेंट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा को डोंकी से कंपेयर करूँ तो भाई ये दोनों वीज़ा, टूरिस्ट और स्टूडेंट, फ्री हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ फ़्लाइट करानी है और यहाँ पर आना है। तो अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ पैसे में, तो डोंकी बहुत महंगा पड़ेगा आपको। हो सकता है आपकी पूरी की पूरी ज़मीन ही आपको बिक्री रखनी पड़े यहाँ पहुँचने के लिए, और ये सच बात है। लोग अपने किले बेच कर आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन जितने भी लोग उस खिड़की के सामने जाते हैं, इंटरव्यू की खिड़की के सामने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई उनको पता था कि वीज़ा लगेगा। उनमें बस वो पोटेंशियल था कि भैया चलते हैं, देखते हैं क्या होगा, और वीज़ा मिल गया। ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा ही 30 मार खान लोग हैं जिनको वीज़ा मिलता है, बिल्कुल नहीं है भाई। इंग्लिश ना भी आती हो ना, फिर भी टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। वहाँ पे आपको ट्रांसलेटर मिल जाते हैं, इंटरप्रेटर मिल जाते हैं। अगर आपको हिंदी आती है, पंजाबी आती है, जिस भी लैंग्वेज में आपको देना है आप दे सकते हो, लेकिन वो पोटेंशियल चाहिए उनके सामने खड़े होने का। क्योंकि वीज़ा अगर लेकर आप आते हो
पहले तो आपको सिर्फ फ्लाइट की टिकट करवानी है और उसी दिन पता चल जाता है इंटरव्यू के दिन कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं। पर डोंकी में ऐसा नहीं है। डोंकी में पहले आपको पैसा देना है एजेंट को, उसके बाद पता नहीं पहुंचोगे या नहीं। अगर पहुंच भी गए उसके बाद भी अगली क्या कहानी होगी वो आपको बिल्कुल पता नहीं है। फिर भी लोग रिस्क लेते हैं और बिल्कुल सही बात है ये। रिस्क नहीं लिया तो क्या किया? तो आपकी लाइफ है भाई, आपका डिसीजन। मैंने आपको सारे तरीके बताए। मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट और टूरिस्ट वीज़ा या फिर कोई भी वीज़े पे आओ, क्योंकि यहाँ पे आके काफ़ी ज़िंदगी आपकी सरल हो जाती है। अगर आप इस कंट्री के लॉ को रिस्पेक्ट किया, आपने वीज़ा लेकर आए हो, आपको कोई टच भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप दूसरा तरीका अपनाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी। मेरे चैनल का नाम है ये है अमेरिका, और इस धरती पे हर बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप बॉर्डर क्रॉस करके आए, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पर आए, किसी भी तरीके से आप आए, एक बार आप यहाँ आ जाते हो तो भाई आपकी मेहनत सब कुछ दिलवाएगी आपको, आपकी वो सारी ड्रीम्स पूरी करवाएगी। क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर यहाँ पे आना वर्थ है। भाई वर्थ तभी है अगर यहाँ पे आकर मेहनत करोगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मैं बोलता हूँ वर्ष है। ज़िंदगी में कुछ भी गलत नहीं होता, इसलिए जितने भी लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं ना, मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो गलत है। भाई हो सकता है उनको अपनी कंट्री में कोई जेन्युइन दिक्कत थी, घर पे खाना नहीं है, ठीक है ना, पहनने को कपड़े नहीं है। अगर ऐसे लोग आ रहे हैं तो मतलब इतना जोखिम उठाकर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा। इसलिए यहाँ की ये जो कंट्री है किसी को गलत नहीं बोलती। जो भी लोग जेन्युइन है उनको ग्रीन कार्ड भी मिलता है। पर आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सा तरीका सही है। सही तरीका तो वीज़ा वाला है, वीज़ा लेकर आओ। बाकी आपकी ज़िंदगी है, आपका डिसीजन। अब मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन शको फटे। और अमेरिका आओगे तो मेहनत ज़रूर करना।